हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेसन अप। हमारा अगला टॉपिक है शॉर्ट पिच। कॉइल। सो अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे? सपोज करो एक स्टेटर यहाँ पे और यहाँ पे एक कॉइल है ए और यहाँ पे कॉइल है ए डैश और यहाँ पे पोल है, इस डायरेक्शन में पोल है। तो ये ए और ए डैश को हम किस तरह से कनेक्ट करते थे? अब ये देखो, ये कितना एंगल पे है? 180 डिग्री पे है, राइट। 100 कंप्लीट 80 डिग्री पे, यानी कि पाई डिग्री पे। तो इन दोनों को हम लोग कनेक्ट कैसे करते थे? एक कॉइल यहाँ हो गया और एक कॉइल यहाँ हो गया। तो ये है हमारा ए और ये है ए डैश। अगर ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ओके, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो यहाँ पे जो ईएमएफ बनेगा वो ऊपर के डायरेक्शन में बनेगा और यहाँ पे जो ईएमएफ बनेगा वो नीचे के डायरेक्शन में बनेगा। यानी कि ईएमएफ का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बस डायरेक्शन उल्टा होगा। सपोज करो ये बना रहा है ईएमएफ इस डायरेक्शन में और ये बना रहा है ईएमएफ इस डायरेक्शन में। तो ए से बी तक अगर हम, या एक्स से वाई तक अगर हम देखें, तो एक कितना ईएमएफ बना रहा है? ए में बना रहा है ई और ए डैश में बना रहा है ई, राइट। तो अगर हम एक्स से वाई तक देखें तो ई एक्स वाई कितना हो जाएगा? दैट इज़ ई प्लस ई, दैट इज़ 2e, ओके। यानी कि एक कॉइल साइड में जो ईएमएफ बना रहा है उसका डबल हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कॉइल है वो पाई डिग्री पे रखा हुआ है, राइट। पाई डिग्री पे रखा हुआ। अगर ए यहाँ पे है तो ए डैश कितना है? पाई डिग्री के बाद है। मतलब कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बस क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में है। नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में हम लोग क्या देखे थे? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में हम लोग क्या देखे थे? एक कॉइल है, दो कॉइल और ये तीन कॉइल हम लोग प्लेस किए थे। और अपोजिट साइड में भी एक कॉइल साइड, दो कॉइल साइड, तीन कॉइल साइड। यहाँ पे एक कॉइल है ए, वन टू थ्री, और यहाँ पे होगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 1 और 1 डैश कितने डिग्री पे है? ये देखो 180 डिग्री पे। 2 डैश कितने डिग्री पे है? 180 डिग्री पे। 3 डैश कितने डिग्री पे? 180 डिग्री पे। यानी कि ये हो गया तुम्हारा 1 डैश, 2 डैश और 3 डैश। नाउ वन डैश में सपोज करो 1 पे बन रहा है ई और 1 डैश पे बन रहा है ई। किस तरह से बन रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि ये 180 डिग्री पे है। सेकेंड में 2 पे बन रहा है तुम्हारा ई और 2 डैश पे बन रहा है ई, अपोजिट डायरेक्शन में। उसी तरह से 3 पे भी एक साइड तुम्हारा बन रहा है ई और 3 डैश में तुम्हारा बन रहा है ई, अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम क्या कर रहे हैं? इन तीनों कॉइल को हम क्या किए थे? सीरीज़ में कनेक्ट किए थे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में, ओके। क्योंकि स्लॉट पर पोल पर फेज कितना आ रहा था? थ्री स्लॉट आ रहा था। तो हम तीनों को हम क्या किए थे? सीरीज़ में कनेक्ट किए थे। तो हम सीरीज़ में किस तरह से कनेक्ट किए थे? देखो, ये 1 है, राइट। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस था? पाई। नाउ सेकेंड कॉइल एक स्लॉट एंगल के बाद था, गामा स्लॉट एंगल के बाद कनेक्ट किए थे। तो सेकेंड कॉइल को हम किस तरह से कनेक्ट किए थे? इस तरीके से, ओके। यानी कि 1 और 2 के बीच में एंगल कितना था? गामा था। उसी तरह से 1 डैश और 2 डैश के बीच में एंगल कितना है? गामा है, ओके। सो यहाँ पे देखो 1 और 2 के बीच में एंगल कितना है? गामा है। और यहाँ पे 1 डैश और 2 डैश के बीच में एंगल कितना है? गामा है। और यहाँ पे 1 से 1 डैश के बीच में कितना एंगल है? पाई है।
यानी कि इसमें जो EMF बनेगा 1 में जो EMF बनेगा, सपोज और यहाँ पे बन रहा है 2E विच इज़ इक्वल टू E1 और यहाँ पे बन रहा है 2E विच इज़ इक्वल टू E2। अगर हम इन दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं, 1 और 2 को हम सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं, तो बेसिकली अल्जेब्रिक सम इन दोनों का क्या होना चाहिए, दैट इज़ E1 प्लस E2 दैट इज़ 4E, राइट। लेकिन यहाँ पे जो EMF सेकेंड कॉइल में जनरेट हो रहा है वो कितने एंगल के बाद हो रहा है, गामा डिग्री के बाद हो रहा है। तो यहाँ पे अल्जेब्रिक सम नहीं होगा, ओके, यहाँ पे अल्जेब्रिक सम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, वेक्टर सम होगा। यानी कि अगर फर्स्ट कॉइल पे बन रहा है E1 तो गामा डिग्री के बाद क्या बनेगा, E2, फिर गामा डिग्री के बाद क्या बनेगा, E3, और इन तीनों का वेक्टर सम क्या बनेगा तुम्हारा, EA। ओके, सपोज करो ये कंप्लीट एक फेज़ है A, तो यहाँ पे तीनों का सम वेक्टर सम बनेगा EA। इसको एक और तरीके से समझो, सपोज करो तुम यहाँ पे एग्ज़ाम दे रहे हो, ओके, तुम यहाँ बैठे हो और तुम्हारा फ्रेंड यहाँ बैठा है और यहाँ पे है एग्जामिनर, इन दोनों पोजीशन पे एग्जामिनर है। एग्जामिनर का काम क्या है, क्वेश्चन को डिस्ट्रीब्यूट करना। तुम यहाँ बैठे हो और तुम्हारा फ्रेंड, तुम यहाँ सपोज करो बैठे हो और तुम्हारा फ्रेंड यहाँ बैठा है इस पोजीशन पे। तुम्हें भी सारे आंसर आते हैं और तुम्हारे फ्रेंड को भी सारे आंसर आते हैं, ओके, जितनी क्वेश्चन है उन सभी के आंसर आते हैं और तुम्हारे फ्रेंड को भी आता है। दो तरह का सेट है, क्वेश्चन A है और B है, दो सेट है क्वेश्चन का, A और B। जब एग्जामिनर तुम्हारे पास आएगा, अगर सपोज करो इस तरह से ये रोटेट हो रहे हैं, तो जब ये एग्जामिनर तुम्हारे पास आएगा, सपोज करो ये N है और ये S है, तो ये जब N वाले सर तुम्हारे पास आएंगे तो और वो तुमको क्वेश्चन देंगे, और ये S वाले सर यहाँ आएंगे तो ये इसको क्वेश्चन देंगे, दोनों को एक ही टाइम पे क्वेश्चन मिलेगा। तो सपोज करो तुम क्वेश्चन बनाए, सारा क्वेश्चन बना दिए कुछ 3 आवर में, ठीक है, 3 आवर में, और तुम्हारा फ्रेंड भी सारा क्वेश्चन बना दिया 3 आवर में, ओके। नाउ अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो A और B का था 3 आवर के एग्ज़ाम में तुम दोनों ने बना दिया, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आंसर कितना था, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ आंसर निकल जाएगा। मतलब जितना क्वेश्चन था उतना तुम आंसर बना दिए, ठीक है, जितना क्वेश्चन था उतना तुम आंसर बना दिए। नाउ सपोज करो अब तुम्हारा फ्रेंड यहाँ नहीं बैठा है, तुम्हारे फ्रेंड को हम कुछ दूर के बाद बैठा दिए, इस स्लॉट में बैठा दिए। तो अगर इस स्लॉट में हम बैठाएंगे तो बस डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पे अब डिफरेंस क्या आ जाएगा, सपोज करो ये पहला केस था जहाँ पे हम इसको बैठाए थे, अब ये सेकंड केस है जहाँ पे इसको हम बैठाएं। तो अब डिफरेंस क्या आएगा, जब N वाले सर यहाँ पे पहुँचेंगे तब वो तुमको क्वेश्चन देंगे, राइट, तुमको क्वेश्चन मिल जाएगा। और S वाले सर सबसे पहले क्या हुआ, तुमको क्वेश्चन मिल गया, घड़ी स्टार्ट हो गया, 3 घंटे में तुम सारा क्वेश्चन बना दिए, तुमको क्वेश्चन मिला और 3 घंटे में तुम सारा क्वेश्चन बना दिए, ओके। नाउ सिमिलरली जब N वाले सर तुम्हारे पास पहुंचेंगे तो S वाले सर किस पोजीशन पे पहुंचेंगे, वो इस पोजीशन पे पहुंचेंगे, और फिर उनको कितना देर लगेगा यहाँ पे पहुंचने के लिए, एक पर्टिकुलर एंगल लगेगा, ठीक है, और देर लगेगा उनको यहाँ तक पहुँचने के लिए, राइट। तो सेकंड वाले स्टूडेंट को, जो तुम्हारा फ्रेंड है, उसको कुछ देर के बाद आंसर शीट मिल रहा है, तो कुछ देर के बाद सपोज करो 1 आवर के बाद यहाँ से यहाँ पहुँचने में सर को 1 आवर लग गया, ओके। तो 1 घंटे के बाद तुम्हारे फ्रेंड को क्वेश्चन मिल रहा है, तो 1 घंटे के बाद वो बना तो एक्चुअली पूरा सकता है, उसको आता सब है, राइट, लेकिन 3 घंटे में वो कितना बना पाया, सिर्फ इतना बना पाया। अब हम पिछले केस से कंपेयर करें तो 3 घंटे में हमको सेट A का भी आंसर सारा मिल गया और B का भी सारा आंसर मिल गया, राइट। लेकिन सेकंड केस में हम क्या देख रहे हैं, तुम तो सारा बना दिए लेकिन तुम्हारा फ्रेंड सारा नहीं बना पाया। तो अगर देखा जाए तो इसमें जो आंसर है
इसमें जो टोटल नंबर ऑफ आंसर है और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ आंसर आया तुम्हारा सारे क्वेश्चन का, ये आंसर इससे बड़ा होगा, राइट। यानी कि अगर हम तुम्हारे दोस्त को कुछ पोजीशन दूर बैठा दें तो नंबर ऑफ जो टोटल आंसर होगा वो एक्चुअल आंसर से कम हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे स्टूडेंट की जगह पे, तुम्हारे जगह पे कंडक्टर को प्लेस कर दो और सर की जगह पे पोल्स को प्लेस कर दो। तो अगर हम कंडक्टर को थोड़ा सा पीछे कर दें, राइट, अगर हम कंडक्टर को थोड़ा सा मूव कर दें, कंप्लीट 180 डिग्री पे नहीं रखें, तो जो ईएमएफ बनेगा वो 180 डिग्री पे जब हम लोग पहले रखे थे, इनिशियली रखे थे, तब सपोज करो ईएमएफ बन रहा था E1। अब हम क्या किए, कंडक्टर को थोड़ा दूर तक, थोड़ा देर के कुछ स्लॉट के बाद हम प्लेस किए, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट पिच कर रहे हैं, यानी कि कुछ कंडक्टर उस कंडक्टर को हम कुछ स्लॉट के बाद रख रहे हैं। तो अब जो ईएमएफ बनेगा वो उससे छोटा होगा, राइट। तो यही चीज़ है शॉर्ट पिच, ओके, यही चीज़ है शॉर्ट पिच। हम इस कंडक्टर को यहाँ नहीं रख के, यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे कंडक्टर नहीं रख के कहीं यहाँ पे रख दे रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे हम कंडक्टर को सपोज करो प्लेस कर देते हैं तो S पे सबसे पहले आ जाएगा और N पे बाद में जाएगा, यानी कि यहाँ पे कुछ देर पहले आ जाएगा, राइट। नाउ यहाँ पे जो ईएमएफ बनेगा E और यहाँ पे जो ईएमएफ बनेगा E, पहले क्या था 180 डिग्री पे दिए रखे थे तो 2E बना था, यानी कि EXY। अब हम क्या किए, अब सपोज़ करो इसको हम एक थीटा SP से एंगल से पहले कर दिए। तो अगर थीटा SP एंगल से हम पहले कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो मेरा EMF बनेगा, इन दोनों पे जो EMF बनेगा वो डिफरेंट होगा, राइट। अब जो मेरा EXY बनेगा, आफ्टर शॉर्ट पिचिंग ऑफ कॉइल, यहाँ पे क्या करें हम, कॉइल को शॉर्ट पिच करें, थोड़ा सा पहले रख दे रहे हैं, तो ये जो EMF बनेगा दिस विल बी लेस दैन EXY, ओके। तो अब देखते हैं क्या इफेक्ट आता है शॉर्ट पिच करने के बाद। टिल नाउ it is to be assumed as full pitch coil। फुल पिच कॉयल का मतलब a span of pi radian electrical may have a span of less than the full pitch, ओके। यानी कि फुल पिच मतलब क्या होता था, अगर हम इसको कंप्लीट एक पाई रेडियन पे रखते थे तो फुल पिच हम कहते थे। अब क्या हो रहा है, ये फुल पिच था, अब क्या हो रहा है, इसको हम कितने पे रख रहे हैं, पाई माइनस थीटा SP पे, यानी कि और थोड़ा पहले रख रहे हैं। सो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो कॉइल स्पैन होगा वो लेस दैन फुल पिच होगा। नाउ कॉइल स्पैन इज लेस दैन द फुल पिच बाई इलेक्ट्रिकल एंगल। कौन सा एंगल लिए हम, थीटा SP, राइट, थीटा SP। और इस थीटा SP को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट पिच एंगल, ओके। नाउ यहाँ पे इनिशियली जो हम बनाते थे इस तरीके का था फुल पिच। अब क्या किए, ये सपोज करिए फुल पिच है, ये हमारा कंडक्टर A है, ये A डैश है, पाई इलेक्ट्रिकल डिग्री पे इसको हम प्लेस किए हैं। नाउ शॉर्ट पिच कहने का मतलब इसको हम पाई पे नहीं
पाई माइनस थीटा एस पी पे प्लेस किए हैं। ओके, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा एस पी। इनिशियली क्या होता था, अगर फुल पिच कॉयल था तो ई ए और ई ए डैश दोनों को हम क्या करते थे? डायरेक्ट ऐड करते थे। ई ए और ई ए डैश को हम ऐड करते थे, तो वो तुम्हारा एक कंप्लीट कॉयल का वैल्यू बताता था, ईएमएफ का वैल्यू बताता था। ठीक है, जो कॉयल का जो तुम्हारा ईएमएफ होगा ई सी, दैट इज़ ई ए प्लस ई ए डैश, करेक्ट। दोनों का मैग्नीट्यूड को हम क्या करते थे? सिंपली ऐड कर देते थे। अब क्या होगा? अब थीटा एस पी से वो क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। ओके, लैग या लीड वो रोटेशन पे डिपेंड करता है, राइट। तो हम डायरेक्टली नहीं कह सकते ये लैग कर रहा है या लीड कर रहा है, वो कम्प्लीटली एक रोटेशन पे डिपेंड करता है। नाउ अगर सपोज़ करो यहाँ पे अगर अब ए डैश को हम क्या किए? शॉर्ट पिच कर दिए, तो शॉर्ट पिच करने के बाद ये थोड़ा पहले आ गया, यानी कि अगर ये इस तरह से बन रहा है तो अब ये पाई रेडियन पे नहीं बनेगा, पाई माइनस थीटा एस पी पे, यानी कि थीटा एस पी से क्या हो रहा है? चेंज हो जा रहा है, ये बनेगा ई ए डैश, और इन दोनों का वेक्टर सम क्या होगा? दैट इज़ कॉइल वोल्टेज। ओके, जैसा कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में भी दिखे थे। नाउ अगर ये थीटा एस पी है तो ये एंगल कितना होगा? यहाँ पे ई ए और ई ए डैश सेम है, बस डिफरेंट क्या है? एंगल का। ओके, तो यहाँ पे थीटा एस पी क्या, ये एंगल क्या हो जाएगा? दैट इज़ थीटा एस पी बाई 2। ओके, नाउ फ्लक्स अगर हम कैलकुलेट करें, दैट इज़ इनिशियली सपोज करो ये बी कर्व था, हम एक कंडक्टर को यहाँ प्लेस किए थे, दूसरे कंडक्टर को सपोज करो यहाँ प्लेस कर रहे हैं। पहले यहाँ प्लेस करते थे इनिशियली हम लोग, पहले यहाँ प्लेस किए थे, अब क्या कर रहे हैं? शॉर्ट पिच के बाद हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं। तो सपोज़ करो ये एंगल है अल्फ़ा और ये एंगल है पाई प्लस अल्फ़ा माइनस थीटा एस पी। ओके, इनिशियली पहले हम लोग क्या किए थे? पाई प्लस अल्फ़ा पे रखते थे, अब क्या किया? हम उसको शॉर्ट पिच कर दिया, मतलब थोड़ा पहले कर दिया है, थीटा एस पी एंगल से थोड़ा पहले कर दिया है। नाउ तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा? कहाँ से कहाँ लाई करेगा? अल्फ़ा से पाई प्लस अल्फ़ा माइनस थीटा एस पी। अल्फ़ा से अगर हम इसको इलेक्ट्रिकल डिग्री में अभी नहीं लिख रहे, अभी इसको हम मैकेनिकल डिग्री पे लिख रहे हैं, तो मैकेनिकल डिग्री पे लिखें तो क्या हो जाएगा? 2 अल्फ़ा बाई पी, और ये क्या हो जाएगा? 2 पाई प्लस अल्फ़ा माइनस थीटा एस पी बाई पी। देखो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू पी बाई 2 इंटू थीटा एम, और जो भी हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं दैट इज़ विथ इलेक्ट्रिकल एंगल थीटा। ठीक है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एंगल पे प्लॉट करते हैं। सो मैकेनिकल एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये क्या हो जाएगा? 2 उधर चल जाएगा, पी नीचे आ जाएगा, तो मैकेनिकल एंगल क्या हो जाएगा? यहाँ पे थीटा इलेक्ट्रिकल एंगल क्या है? अल्फ़ा है, राइट। यहाँ पे इस पॉइंट पे अल्फ़ा है, और इस पॉइंट पे पाई प्लस अल्फ़ा माइनस एस पी। सो ये क्या हो जाएगा? 2 अल्फ़ा बाई पी, और ये क्या हो जाएगा? 2 पाई प्लस अल्फ़ा माइनस थीटा एस पी बाई पी। ये मैकेनिकल एंगल है। इंटीग्रेशन ऑफ बी पी मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इंटू साइन पी बाई 2 थीटा एम इंटू एल इंटू आर इंटू डी थीटा एम। अब हम क्या करेंगे? इस जितने भी जितना भी मैकेनिकल एंगल दिया हुआ है उसको हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे। सो थीटा विल बी 2 अल्फ़ा बाई पी, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल क्या है? अल्फ़ा है, और यहाँ पे क्या होगा? 2 पाई प्लस अल्फ़ा माइनस थीटा एस पी बाई पी, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंगल क्या है? पाई प्लस अल्फ़ा माइनस थीटा एस पी। अभी हम जस्ट बताए थे कि इस एक्सिस पे जो भी हम प्लॉट करें दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एंगल। तो यहाँ पे क्या लिखे थे हम? अल्फ़ा, और यहाँ पे क्या लिखे थे हम? पाई प्लस अल्फ़ा माइनस थीटा एस पी। तो ये क्या है? एक्चुअली में तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एंगल है।
इंटीग्रेशन ऑफ पीक वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी इंटू साइन p/2 इंटू थीटा एम। इस वाले फॉर्मूला पे देखो p/2 इंटू थीटा एम क्या होना चाहिए, दैट इज़ थीटा ई, उसको हम थीटा से सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटू एल इंटू आर इंटू, अगर हम डी एम के रिस्पेक्टिव में देखें, अगर हम दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये क्या आएगा, डी थीटा 2 उधर चल जाएगा और p यहाँ आ जाएगा, इक्वल टू डी थीटा एम। अगर हम थीटा लिख रहे हैं दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एंगल। ओके, सो दिस विल बी 2 by p इंटू डी थीटा। सो 2 by p बाहर आ जाएगा, दिस इज़ कॉमन, एंड दिस विल बी अल्फ़ा टू पाई प्लस अल्फ़ा माइनस थीटा एस पी इंटू बी पी इंटू साइन थीटा इंटू एल आर इंटू डी थीटा। नाउ 2 by p, पीक वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट होगा, इंटू एल आर हमेशा कांस्टेंट होगा, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ अल्फ़ा, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा, और लिमिट कहाँ से दिया हुआ है, पाई प्लस अल्फ़ा माइनस थीटा एस पी, और लोअर लिमिट कितना है, अल्फ़ा। नाउ दिस विल गिव यू 2 बी पी एल आर divided by p minus cos pi plus alpha minus theta sp plus cos alpha, and this will give you 2 bp lr by p cos alpha minus theta sp, क्योंकि माइनस कॉस पाई प्लस थीटा क्या होता है, दैट इज़ कॉस थीटा। सो दिस विल बी कॉस अल्फ़ा माइनस थीटा एस पी प्लस कॉस अल्फ़ा। नाउ ये किस में फॉर्म में दिया हुआ है, कॉस ए प्लस कॉस बी के फॉर्म में, राइट। तो कॉस ए प्लस कॉस बी क्या होता है, दिस विल बी 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। सो अगर ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, देन 5 विल बी 2 बी पी एल आर डिवाइडेड बाई पोल इंटू 2 कॉस 2 अल्फ़ा माइनस थीटा एस पी डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस माइनस थीटा एस पी डिवाइडेड बाई 2। नाउ फ्लक्स विल बी इक्वल टू 2 बी पी एल आर डिवाइडेड बाई पी इंटू 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस, अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस थीटा एस पी डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस माइनस थीटा क्या होता है, दैट इज़ कॉस थीटा एस पी बाई 2। कॉस कैसा सिग्नल है, इवन सिग्नल है, तो इवन सिग्नल है तो कॉस माइनस थीटा एस पी, कॉस माइनस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा। नाउ 5 विल बी 4 मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इंटू एल आर डिवाइडेड बाई पोल इंटू कॉस थीटा एस पी बाई 2 इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस थीटा एस पी बाई 2। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर में देखो, अल्फ़ा को किससे रिप्रेजेंट करते थे, ओमेगा टी से चेंज कर देते थे। यहाँ पे इस एंगल पे क्या होता था, इस एंगल पे क्या होता था, ओमेगा टी टाइम फेज़ में और थीटा स्पेस फेज़ में, राइट। तो अगर हम अल्फ़ा को टाइम फेज़ में लिखेंगे, क्योंकि कंडक्टर क्या है एक्चुअली में टाइम फेज़ में है, तो अगर हम अल्फ़ा को टाइम फेज़ में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अल्फ़ा इक्वल टू ओमेगा टी, और कॉस थीटा एस पी बाई 2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं के पी से। सो दिस विल बी इक्वल टू फ्लक्स पर पोल इंटू के पी इंटू कॉस
ओमेगा टी माइनस थीटा एस पी बाई 2। यहाँ पे फ्लक्स पर पोल क्या होता है, 4 मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इंटू एल आर बाई पी। ये हम लोग देखे थे ईएमएफ जनरेशन, ईएमएफ का जब हम लोग इक्वेशन निकाल रहे थे। देन केपी को क्या बोलते हैं, केपी इज कॉल्ड पिच फैक्टर। ओके, यहाँ पे केपी को क्या बोलते हैं, पिच फैक्टर। नाउ इसमें जो तुम्हारा ईएमएफ जनरेट हो रहा है ईसी, दिस इज द वेक्टर सम ऑफ ईए प्लस ईए डैश, राइट। और इन केस ऑफ फुल पिच में क्या होता था, इन केस ऑफ फुल पिच EC विल बी इक्वल टू EA प्लस EA डैश विच इज इक्वल टू 2EA, राइट। यानी कि EA डैश पे भी क्या जनरेट हो रहा है, EA हो रहा है, बस अपोजिट डायरेक्शन में होता था। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता था, और हम टोटल कॉइल का निकालते थे तो वो ऐड हो जाता था। सो EA विल बी इक्वल टू 2EA। इसमें देखो, अगर हम किसी एक फेज़ में निकाल रहे हैं तो ये क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है। इस तरफ से देखोगे तो ये ऐड हो जाएगा। तो कंप्लीट एक फेज़ में क्या होता था, ऐड होता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू 2E, मतलब एक कॉइल साइड में जितना बन रहा है उसका डबल हो जाता था। सिमिलरली यहाँ पे फुल पिच में क्या होता है, EC अगर हम फुल कॉइल का देखें तो एक कॉइल साइड में जो EMF जनरेट हो रहा है उसका डबल हो जाएगा। नाउ कॉइल शॉर्ट पिच बाई थीटा एस पी EA डैश विल, अगर कॉइल शॉर्ट पिच होता है थीटा एस पी तो EA डैश क्या होता है, देखो अगर कॉइल शॉर्ट पिच होता है तो यहाँ पे EA डैश क्या होता है, या तो लीड करेगा या तो लैग करेगा विथ एंगल थीटा एस पी, राइट। तो लीड और लैग किस पे डिपेंड करता है, ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। सो कॉइल EA डैश विल लीड और लैग, यहाँ पे हम क्या किए थे, लीड किए थे उसको। सो लीड और लैग बाई एंगल थीटा एस पी डिपेंडिंग upon the direction of rotation। अब देखो, सपोज करो ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। इनिशियली हम क्या कर रहे हैं, कंडक्टर को यहाँ प्लेस किए थे, ठीक है। सपोज करो तुमको हम यहाँ बैठाएं, तो जब हम इस तरफ से रोटेट कर रहे हैं, इस तरफ से रोटेट कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। तो जब नॉर्थ पोल तुम्हारा ए के पास पहुँचेगा तो साउथ पोल कहाँ पहुँचेगा, ए डैश के पास पहुँचेगा। तो जब तुम्हारा ए में EMF इंड्यूस होगा तभी तुम्हारा ए डैश में भी इंड्यूस होगा, क्योंकि दोनों पे पोल सेम टाइम पे पहुँच रहा है। अब सपोज़ करो हम यहाँ पे, ये मेरा पहला पोजीशन हुआ, अब सेकंड पोजीशन पे आते हैं। अगर हम इसको यहाँ पे नहीं प्लेस करके यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, साउथ पोल यहाँ पहुँचेगा, देन नॉर्थ पोल ए पे पहुँचेगा। यानी कि ये साउथ पोल पे जो EMF बन रहा है वो क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। सबसे पहले EMF इसमें जनरेट होगा, देन ए पे होगा। तीसरे पोजीशन पे आते हैं, जब नॉर्थ पोल सबसे, अब इस तरह से अगर हम रोटेट करें तो देखो सबसे पहले नॉर्थ पोल ए के पास पहुंचेगा, देन साउथ पोल पोजीशन 3 पे पहुंचेगा। यानी कि ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो पहले पोजीशन पे क्या था, जब तुम्हारा नॉर्थ पोल ए पे पहुंचेगा तभी तुम्हारा साउथ पोल ए डैश पे पहुंच जाएगा। तो पहले पोजीशन पे जब इस पे EMF बन रहा है उसी समय ए डैश पे भी EMF बन रहा है। सेकेंड पोजीशन में क्या हो रहा है, ए डैश में पहले बन जा रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, लीड कर रहा है, कुछ एंगल से ये लीड कर रहा है। थर्ड पोजीशन में क्या हो रहा है, ए डैश पे बाद में पहुंच रहा है, सबसे पहले ए पे पहुंच रहा है नॉर्थ पोल, और साउथ पोल थर्ड पोजीशन पे बाद में पहुंच रहा है। तो ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। अब इसी को हम लोग उल्टा कर देते हैं, इसी एंगल को हम लोग, इसी रोटेशन को हम अपोजिट कर देते हैं। तो पहले पोजीशन पे क्या होगा, जब तुम्हारा साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ओके। नाउ अब क्या हो रहा है, हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो जब तुम्हारा ए कंडक्टर पे नॉर्थ पोल पहुंच रहा है तभी तुम्हारा ए डैश पे
साउथ पोल पहुंच रहा है, यानी कि जब तुम्हारा ए पे तुम्हारा ईएमएफ जनरेट होगा तभी तुम्हारा ए डैश पे भी ईएमएफ जनरेट होगा। सेकंड पोजीशन पे जब तुम्हारा नॉर्थ पोल ए पे पहुंचेगा उस वक्त साउथ पोल कहाँ पहुंचेगा, फर्स्ट पोजीशन पे। फिर कुछ देर के बाद वो पहुंचेगा सेकंड पोजीशन पे, यानी कि सबसे पहले तुम्हारा ए डैश पे होगा, देन तुम्हारा सबसे पहले तुम्हारा ए पे तुम्हारा ईएमएफ जनरेट होगा, देन तुम्हारा ए डैश पे होगा। ओके, अगर हम पोजीशन चेंज कर देते हैं इस कंडक्टर का, तो यानी कि ये क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। इनिशियली यहाँ पे क्या कर रहा था, लीड कर रहा था उस एंगल में, उस रोटेशन पे, क्लॉकवाइज रोटेशन पे। अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। थर्ड पोजीशन देखो यहाँ पे, थर्ड पोजीशन में इनिशियली साउथ पोल क्या हो जा रहा है, थर्ड पे पहले पहुँच रहा है, नॉर्थ पोल ए पे बाद में पहुँच रहा है। अगर हम ए डैश जो कंडक्टर है वो हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं थर्ड पोजीशन पे, तो सबसे पहले साउथ पोल पहुँच रहा है, देन नॉर्थ पोल ए पे पहुँच रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। सबसे पहले ईएमएफ कहाँ बनेगा, ए डैश पे बनेगा, देन ए पे बनेगा। सो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन पे। नाउ यहाँ पे जो ईसी बनेगा, ईसी दैट विल बी इक्वल टू, ईसी जो बन रहा है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे लीड कर रहा है, तो ईसी जो बनेगा दैट विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2EA इंटू कॉस थीटा एस पी बाई 2। ईसी क्या बनेगा, दैट इज 2EA इंटू कॉस थीटा एस पी बाई 2। सो ईसी विल बी 2EA इंटू कॉस थीटा एस पी बाई 2। नाउ KP क्या था, KP इज इक्वल टू कॉस थीटा एस पी बाई 2। अगर इसमें हम 2EA से मल्टीप्लाई कर दे दें, कॉस थीटा एस पी बाई 2 डिवाइडेड बाई 2EA। तो ये क्या तुमको देगा, देखो 2EA इंटू कॉस थीटा एस पी बाई 2 क्या था, ये था तुम्हारा इसी वेक्टर क्वांटिटी EC डिवाइडेड बाई 2EA। ओके, तो यहाँ पे क्या था, EC डिवाइडेड बाई 2EA। फुल पिच कॉइल में क्या होता था, EC इक्वल टू 2EA होता था, तो यहाँ पे KP क्या हो जाएगा, पिच फैक्टर क्या होता था, 1। नाउ EMF हमारा दो फैक्टर से इफेक्ट होता है, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग और दूसरा पिच फैक्टर। ओके, यानी कि हमारा वाइंडिंग जो है डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में, अगर सपोज करो हम एक मशीन में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में रख रहे हैं और शॉर्ट पिच भी रख रहे हैं, यानी कि हमारा जो EMF जो इफेक्ट होगा वो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग की वजह से भी होगा और शॉर्ट पिच की वजह से भी होगा। तो टोटल हमारा जो वाइंडिंग फैक्टर है दैट विल बी इक्वल टू, वाइंडिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग इनटू पिच फैक्टर। ओके, और हमारा जो EMF होगा E विल बी इक्वल टू 4.44 F फ्लक्स पर पोल इंटू N फेस इंटू KW। ओके, तो इस फैक्टर से हमारा EMF अफेक्ट होगा, विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू KD इंटू KP। सो EMF induced will be equal to 4.44 into KP into KD into F फ्लक्स पर पोल into N फेज। ये हमारा EMF इक्वेशन विद द प्रेजेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड पिच फैक्टर। नाउ सपोज करो अगर तुम्हारा फुल पिच फैक्टर क्वेश्चन में तुम्हारा दिया हुआ है, वाइंडिंग कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है और फुल पिच फैक्टर है, फुल पिच है। ओके, वाइंडिंग कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है लेकिन फुल पिच है। तो अगर फुल पिच रहेगा तो यहाँ पे KP का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। फुल पिच में KP का वैल्यू क्या होता है, 1। लेकिन अगर शॉर्ट पिच है तो यहाँ पे KP का वैल्यू कुछ आएगा विच इज़ लेस दैन 1। ओके, यानी कि फुल पिच में KP का वैल्यू क्या हो जाता है, 1, और शॉर्ट पिच में KP का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस दैन 1। एंड यहाँ पे भी जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में हार्मोनिक्स के प्रेजेंट की वजह से वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर भी चेंज हुआ था, उसी तरह से यहाँ पे भी हार्मोनिक्स क्या करेगा, पिच फैक्टर को चेंज करेगा। दैट इज़
क्योंकि के पी क्या होता है, दैट इज़ कॉस थीटा एस पी बाई 2, राइट। अब यहाँ पे थीटा एस पी क्या है, ये भी एंगल है। तो डिस्ट्रीब्यूट विद द प्रेजेंस ऑफ हार्मोनिक्स, यहाँ पे थीटा एस कोई भी एंगल रहता था, जैसे उसमें डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग में हम लोग गामा यूज़ करते थे, राइट। तो गामा यूज़ करते थे तो nth हार्मोनिक के लिए क्या हो जाता था, दैट इज़ n इंटू गामा। उसी तरह से यहाँ पे थीटा एस पी भी क्या हो जाएगा, n इंटू थीटा एस पी फॉर nth हार्मोनिक्स द पिच फैक्टर would be Kp is equal to cos n theta sp by 2. Okay. नाउ अगर किसी पर्टिकुलर हार्मोनिक्स को तुमको हटाना है, एलिमिनेट करना है शॉर्ट पिच से, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनी पर्टिकुलर harmonics can be eliminated by coil short pitch। शॉर्ट पिच कितना एंगल पे रखेंगे जिससे मेरा वो हार्मोनिक्स एलिमिनेट हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, n इंटू थीटा एस पी है डिवाइडेड बाई 2, दिस शुड बी इक्वल टू k इंटू पाई बाई 2। ओके, यहाँ पे क्या है 1 3 विच इज़ ऑड। यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, फॉर एलिमिनेटिंग 13th हार्मोनिक्स थीटा एस पी विल बी, थीटा एस पी का वैल्यू कितना होना चाहिए जिससे 13th हार्मोनिक्स तुम्हारा एलिमिनेट हो जाए। सो फॉर्मूला क्या है, एन थीटा एस पी बाई 2 इज इक्वल टू के इंटू पाई बाई 2। सो 13th हार्मोनिक्स हमको निकालना है। 13th हार्मोनिक्स कितना हो जाएगा, 13 इंटू थीटा एस पी बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 कितना होता है, दैट इज़ 90 डिग्री। सो थीटा एस पी विल बी इक्वल टू 90 इंटू 2 बाई 13। सो दिस विल बी 14 डिग्री, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 14 डिग्री। यानी कि अगर थीटा एस पी का वैल्यू 14 डिग्री होगा, तुम्हारा क्या होगा, 13th हार्मोनिक्स एलिमिनेट हो जाएगा। ओके।